2 अगस्त 1492। जिस सुबह क्रिस्टोफर कोलंबस एक नई दुनिया की तलाश में स्पेन से रवाना होता है, ठीक उसी सुबह सैकड़ों हजारों यहूदी परिवारों को दूसरी दिशा में जहाजों पर धकेला जा रहा होता है। वे खोजबीन नहीं कर रहे हैं, वे भाग रहे हैं। स्पेन के राजशाही ने अभी अभी अल्हाम्ब्रा फरमान नामक एक आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। या तो ईसाई धर्म अपना लें या देश छोड़ दें। जो कोई भी यहां रुककर इनकार करेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। इन लोगों को सेफर्डिक यहूदी कहा जाता है। वे 1500 वर्षों से अधिक समय से स्पेन में रह रहे थे। उन्होंने स्कूल, अस्पताल और पुस्तकालय बनवाए। उन्होंने प्राचीन अरबी और ग्रीक ग्रंथों का लैटिन में अनुवाद किया। ये ग्रंथ सचमुच यूरोपीय विज्ञान और चिकित्सा के विकास का आधार बने। वे स्पेन के लिए अजनबी नहीं थे, बल्कि इसकी नींव का अभिन्न अंग थे। और एक ही गर्मी के मौसम में वे मिट गए, या कम से कम राजशाही का यही मानना था, क्योंकि 530 साल बाद तेल अवीव की एक आनुवंशिकी प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक अपनी स्क्रीन पर डीएनए के परिणाम को देख रहा है, और वह जो देख रहा है उसका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। वह स्पेन के एक छोटे से कस्बे के एक व्यक्ति के जीनोम का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका परिवार 5 शताब्दियों से कैथोलिक है, और उसके डीएनए में गहराई से दबे हुए उंगलियों के निशान की तरह स्पष्ट सेफर्डिक यहूदी वंश के अचूक आनुवंशिक चिह्न मौजूद हैं। 2008 में एक अध्ययन प्रकाशित हुआ था। अमेरिकन जर्नल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स स्पेन और पुर्तगाल में 1140 पुरुषों का परीक्षण किया गया। परिणाम: लगभग हर 5 में से 1 के वाई क्रोमोसोम में सेफर्डिक यहूदी वंश पाया गया। हर 5 में से एक ऐसे देश में जिसने 5 शताब्दियों से भी अधिक समय पहले आधिकारिक तौर पर हर एक यहूदी व्यक्ति को निष्कासित कर दिया था। आग लगाने से भी कोई फायदा नहीं हुआ, निर्वासन से भी कोई फायदा नहीं हुआ। 500 वर्षों तक जबरन भुलाने की कोशिश भी कारगर नहीं हुई। तो सवाल यह है कि कैसे? अगर आपको इतिहास के रहस्यों और प्राचीन डीएनए से जुड़े रहस्यों में दिलचस्पी है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह कहानी हर पल और भी रहस्यमय होती जा रही है। और आगे बढ़ने से पहले आप यह वीडियो अभी कहां से देख रहे हैं, नीचे कमेंट में अपने देश का नाम लिखें और मुझे बताइए, क्या आपने कभी डीएनए वंशावली परीक्षण करवाया है? उससे आपको क्या पता चला? क्योंकि इस वीडियो के अंत तक तो हो सकता है आप भी एक परीक्षण करवाने का मन बना लें, क्योंकि इस तरह की कहानियां दुनिया भर के घरों में सुनाई दे रही हैं। अब यह समझने के लिए कि यह डीएनए कैसे बचा रहा, हमें पीछे जाना होगा। 500 साल नहीं, 1000 साल नहीं, हमें 3000 साल पीछे जाना होगा। एक ऐसी सभ्यता के पास जो इतनी उन्नत थी, प्राचीन दुनिया से इतनी गहराई से जुड़ी हुई थी कि आधुनिक विज्ञान भी अभी तक उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत को समझने में पिछड़ रहा है। अधिकांश लोगों का मानना है कि स्पेन में यहूदियों की कहानी 1492 में शुरू होती है। निष्कासन, आग, जहाज। लेकिन कहानी यहीं खत्म हो जाती है। इसकी शुरुआत कम से कम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मानी जा सकती है। ईसाई धर्म के अस्तित्व में आने से पहले, इस्लाम के अस्तित्व में आने से पहले और रोमन साम्राज्य के पूरी तरह से स्थापित होने से पहले भी यहूदी समुदाय पहले से ही इबेरियन प्रायद्वीप पर स्थापित थे। वह भूमि जिसे रोमन बाद में हिस्पानिया कहेंगे, और वह भूमि जिसे यहूदी लोग कहते थे। सेफर्डिक यह नाम सीधे हिब्रू बाइबल के औपद्याह की पुस्तक से लिया गया है। वे ऐसे प्रवासी नहीं थे जो आकर यहीं बस गए। वे स्वयं इस भूमि का हिस्सा बन गए। फिर आया वो युग जिसे इतिहासकार आज भी असाधारण कहते हैं। लगभग 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच इस्लामी शासकों ने स्पेन के अधिकांश भाग पर शासन किया, और इस शासनकाल में एक अनोखी घटना घटी। यहूदी, मुसलमान और ईसाई एक ही शहरों में साथ रहने लगे। हमेशा सब कुछ ठीक नहीं था, तनाव भी बना रहा, लेकिन उन्होंने मिलकर कुछ न कुछ बनाया। यहूदी विद्वानों ने दरबारी चिकित्सक के रूप में कार्य किया। उन्होंने राजनयिकों के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। 10वीं शताब्दी के यहूदी चिकित्सक और राजनेता हस्दै इब्न शाप्रुत ने
कॉर्डोबा के इस्लामी खलीफा की प्रत्यक्ष सेवा की। उन्होंने यूनानी चिकित्सा ग्रंथों का लैटिन में अनुवाद किया। उन्होंने इस्लामी बौद्धिक जगत को ईसाई यूरोप से जोड़ा। उनके जैसे लोगों के बिना वैज्ञानिक और दार्शनिक ज्ञान, जिसने यूरोपीय पुनर्जागरण को जन्म दिया, शायद भूमध्य सागर पार कभी नहीं कर पाता। यह सेफारात का स्वर्ण युग था और सन 1000 ईस्वी तक स्पेन में पृथ्वी पर सबसे बड़ी और बौद्धिक रूप से सबसे विकसित यहूदी सभ्यता थी। वे समाज के हाशिए पर नहीं थे, वे समाज के केंद्र में थे। लेकिन स्वर्णिम युगों की एक खासियत यह है कि वे हमेशा अपने विनाश के बीज अपने साथ लिए घूमते हैं। क्योंकि जब यह सभ्यता अपने चरम पर थी, तब उत्तरी स्पेन में ईसाई राज्य दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे, धार्मिक राष्ट्रवाद बढ़ रहा था और इस स्वर्णिम दुनिया की सतह के नीचे एक दरार पैदा हो रही थी। और जब वह दरार टूटी तो वह धीरे धीरे नहीं टूटी, वह एक धमाके के साथ टूटी, आग के साथ, जबरन बपतिस्मा के साथ, पड़ोसियों के बीच आपसी टकराव के साथ। और यह 1492 में नहीं बल्कि पूरे एक सदी पहले हुआ था, हिंसा की एक ऐसी अचानक और क्रूर लहर में जिसने एक पूरी सभ्यता के डीएनए को सचमुच बदल दिया। वर्ष 1391 है। फेरेंड मार्टिनेज नाम का एक उपदेशक कैस्टिले और आरागोन शहरों में घूमना शुरू करता है और यहूदी समुदायों के विनाश का आह्वान करने वाले उपदेश देता है और लोग उसकी बात सुनते हैं। कुछ ही महीनों में स्पेन भर में संगठित हिंसक हमले, पोग्रोम्स होने लगे। यहूदी बस्तियों को जला दिया गया, हजारों लोग मारे गए और जो बच गए उनके सामने एक सीधा सा विकल्प था, ईसाई धर्म अपनाना या मर जाना। हजारों यहूदी लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, आस्था के कारण नहीं बल्कि भय के कारण। रातों रात वे वो बन गए जिन्हें इतिहासकार कहते मशीह धर्मांतरित या नए ईसाई। और इसी से मानव इतिहास में सबसे अधिक मनोवैज्ञानिक रूप से ग्रस्त आबादी का निर्माण होता है। बाहर से देखने पर वे ईसाई लगते हैं, चर्च जाते हैं, अपने बच्चों का बपतिस्मा करवाते हैं, सार्वजनिक रूप से सही प्रार्थना करते हैं। अंदर ही अंदर वे एक ऐसी निजी पहचान को अपने साथ लिए फिरते हैं जिसे वे खुलकर व्यक्त नहीं कर सकते। लेकिन उत्पीड़न यही नहीं रुका, क्योंकि 1478 में रानी इसाबेला और राजा फर्डिनेंड ने स्पेनिश इंक्विजिशन की स्थापना की और यहां एक भयावह मोड़ आया। इंक्विजिशन का निशाना यहूदी धर्म का पालन करने वाले लोग नहीं थे। खुलेआम यहूदी धर्म का पालन करने वाले लोग अब बचे ही नहीं थे। इसका निशाना कन्वर्सो थे, वे लोग जो पहले ही धर्म परिवर्तन कर चुके थे। इसका तर्क कुछ इस प्रकार है, आप किसी व्यक्ति का धर्म बदल सकते हैं, लेकिन आप उसकी मानसिकता नहीं बदल सकते। खून, यह वह क्षण है जब एक अवधारणा जिसे रक्त शुद्धता यूरोपीय कानून में रक्त शुद्धता का मुद्दा शामिल हो जाता है, यहूदी वंश का होना, भले ही कोई तीसरी पीढ़ी का ईसाई हो, अपराध बन जाता है। और अब यहां वो जानकारी है जो आपको पूरी तरह से रोक देगी। इंक्विजिशन चलाने वाला व्यक्ति जो स्वयं हजारों लोगों को यातनाएं देने और उनकी मृत्यु की निगरानी करता है, उसका नाम टोमास डी टोर्केमाडा है, स्पेन का ग्रैंड इंक्विजिटर। इतिहासकारों का मानना है कि टोर्केमाडा की दादी स्वयं एक यहूदी कन्वर्सो थीं। इतिहास में यहूदियों का सबसे खूंखार शिकारी डी खुद उस खून का शिकार बना। और इन सब के बीच टोलेडो, कॉर्डोबा और सेविले के पत्थर के घरों में परिवार चुपचाप और खतरनाक तरीके से कुछ कर रहे हैं। एक महिला मिट्टी के बर्तन में एक छोटी मोमबत्ती जलाती है, यहां जिसे दीवार की ओर इस तरह रखा गया है कि रोशनी खिड़की से दिखाई न दे। वह धीरे से हिब्रू में एक प्रार्थना दोहराती है जो उसकी मां ने उसे सिखाई थी। उसके बच्चे बगल के कमरे में हैं। वह उन्हें यह प्रार्थना कभी भी जोर से नहीं सिखाएगी, लेकिन कोई न कोई इसे आगे बढ़ाएगा, न स्मृति न शब्द, डीएनए। क्योंकि वही महिला या उसके जैसी कोई और आज भी जीवित वंशजों के साथ रहती है, ऐसी जगहों पर जहां उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और उनमें से एक जगह अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक ऊंचा रेगिस्तान है, जहां कैथोलिक परिवार 500 वर्षों से शुक्रवार की रात को मोमबत्तियां जलाते आ रहे हैं और उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि वे ऐसा क्यों करते हैं। 31 जुलाई
1492 अंतिम तिथि। स्पेन में मौजूद हर यहूदी को सूर्यास्त से पहले वहां से चले जाना चाहिए। इतिहासकारों का अनुमान है कि उस ग्रीष्मकाल में 40,000 से लेकर 2.5 लाख लोगों ने जहाजों पर सवार होकर यात्रा की थी। यह आंकड़ा काफी व्यापक है क्योंकि अभिलेखों का ठीक से रखरखाव नहीं किया गया था और कई अभिलेख नष्ट हो गए थे। कुछ शोधकर्ता प्रत्यक्ष इतालवी गवाहों के वृत्तांतों का हवाला देते हैं, जिनके अनुसार लगभग 50,000 परिवार यानी लगभग 2.5 लाख व्यक्ति इस प्रकार थे। वे झ्याथ दुनिया भर में फैल जाते हैं। कुछ लोग उत्तरी अफ्रीका, मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया जाते हैं। कुछ नीदरलैंड जाते हैं। कुछ इटली जाते हैं। कई लोग ऑटोमन साम्राज्य जाते हैं, जिसके सुल्तान बायजिद द्वितीय के बारे में कहा जाता है कि वे स्पेन के कार्यों को देखकर कुछ इस तरह कहते हैं। फर्डिनेंड को एक बुद्धिमान राजा माना जाता है, फिर भी वह मेरे देश को समृद्ध बनाने के लिए अपने ही देश को गरीब बना देता है। ऑटोमन साम्राज्य, जो आज का तुर्की और आसपास के क्षेत्र हैं, ने अपने द्वार खोल दिए। सेफर्डिक यहूदी विद्वान, चिकित्सक, व्यापारी और शिल्पकार इस्तांबुल, थेसालोनिकी और इज़मिर में उमड़ पड़े। वे अपने कौशल, अपने संपर्क और अपनी भाषा लेकर आए, और वह भाषा, वह तो असाधारण है। सेफर्डिक यहूदी अपनी 15वीं सदी की कैस्टिलियन स्पेनिश भाषा को अपने साथ ऑटोमन साम्राज्य में ले गए और यह भाषा वहीं जम गई। अगले 500 वर्षों में स्पेन में स्पेनिश भाषा का विकास हुआ, लेकिन इस्तांबुल में सेफर्डिक समुदाय अभी भी मध्यकालीन स्पेनिश की एक बोली में गीत गाते और प्रार्थना करते रहे। लादीनो, उन शब्दों और ध्वनियों को संरक्षित करना जो स्वयं आइबेरियन प्रायद्वीप से पूरी तरह से लुप्त हो चुकी है। एक जीवंत समय संकोश, 1492 की एक आवाज जो आज भी बोल रही है। लेकिन यह सबसे उल्लेखनीय चीज नहीं है जो वे अपने साथ रखते हैं। उनके पास चाबियां हैं, लोहे की चाबियां। स्पेन में उनके घरों और दुकानों की भारी पुराने जमाने की चाबियां, और ये परिवार इन चाबियों को पीढ़ी दर पीढ़ी 400 वर्षों से भी अधिक समय से एक वादे के रूप में माता पिता से बच्चों को सौंपते आ रहे हैं। एक दिन हम घर लौटेंगे, एक दिन हम उस दरवाजे को फिर से खोलेंगे। एक ही परिवार की 23 पीढ़ियां एक ही चाबी को अपने पास रखे हुए थीं, उस घर की जो अब अस्तित्व में नहीं है। और अब यहीं पर विज्ञान की भूमिका आती है, क्योंकि यह प्रवास 3 महाद्वीपों में लोगों का यह विस्फोट डीएनए में देखा जा सकता है। 2020 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार अमेरिकन जर्नल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स अध्ययन में सभी प्रमुख यहूदी समुदायों के लगभग 3,000 व्यक्तियों के जीनोम का विश्लेषण किया गया। इसमें पाया गया कि सेफर्डिक यहूदी एक विशिष्ट, पहचान योग्य आनुवंशिक आबादी बनाते हैं जो अन्य यहूदी समूहों से स्पष्ट रूप से अलग है। फिर भी सभी प्राचीन मध्य पूर्व से एक ही मूल पैतृक संकेत साझा करते हैं। 1492 में स्पेन से रवाना होने वाले प्रत्येक जहाज ने अपने पीछे आनुवंशिक निशान छोड़े और हम उनका अनुसरण कर सकते हैं। लेकिन उनमें से कुछ जहाज पूरब की ओर नहीं गए, कुछ पश्चिम की ओर गए, अमेरिका की ओर, और उन जहाजों पर सवार लोगों ने अपनी पहचान को इतनी गहराई से, इतनी पूरी तरह से दफना दिया कि उनके अपने परपोते परपोतियों ने भी इसे पूरी तरह से भुला दिया। अब तक तो ऐसा ही था। यह एक ऐसा तथ्य है जिसे मुख्यधारा के इतिहास के लगभग किसी भी पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाया जाता है। जब 1500 के दशक के आरंभ में स्पेन ने अमेरिका पर विजय प्राप्त करना शुरू किया, तो कई कन्वर्सों, वे गुप्त यहूदी ईसाई परिवार, इन अभियानों में शामिल हो गए। सोने के लालच से नहीं, बल्कि इसलिए कि स्पेन से हजारों मील दूर स्थित नई दुनिया ने कुछ ऐसा पेश किया जो धर्म जांच के दायरे से बाहर था। दूरी, उत्तरी मैक्सिको और अब न्यू मैक्सिको कहलाने वाले सीमावर्ती इलाकों में इनमें से कुछ परिवार स्थायी रूप से बस गए। शहरों से दूर, चर्च की निगरानी से दूर, उस ऊंचे रेगिस्तान में जहां कोई उनकी निगरानी नहीं कर रहा था, और एक असाधारण घटना घटी। यहूदी धर्म और पूर्ण आत्मसातकरण दोनों से अलग थलग पड़े इन परिवारों ने यहूदी रीति रिवाजों के कुछ अंशों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। धर्म के रूप में नहीं, बल्कि बस एक हमारा परिवार क्या करता है,
सुअर का मांस न खाएं, शुक्रवार की रात को एक छोटी मोमबत्ती जलाएं, मृतकों को जल्दी दफनाएं, खाना खाने से पहले हाथ धोएं, अपने बेटों का खतना करवाएं। किसी को नहीं पता था कि ऐसा क्यों था, यह बस एक परंपरा थी। फिर 1980 के दशक में डॉक्टर स्टैनली होर्ड्स नामक एक इतिहासकार न्यू मैक्सिको के राज्य इतिहासकार बने और लोग उनके कार्यालय में आने लगे। हिस्पैनिक कैथोलिक परिवार, जिनमें से कुछ कट्टर ईसाई थे, एक ही रीति रिवाजों का वर्णन करते थे, बार बार, बिल्कुल अलग अलग कस्बों और परिवारों से जिनका आपस में कोई संबंध नहीं था। होर्ड्स ने इन गवाहियों को दस्तावेजित करने में कई साल बिताए। अंततः उन्होंने अपने निष्कर्षों को एक पुस्तक में प्रकाशित किया। पृथ्वी के छोर तक कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा 2005 में प्रकाशित इस पुस्तक में उनका निष्कर्ष यह था कि ये सेफर्डिक कन्वर्सों के वंशज थे जो औपनिवेशिक मेक्सिको से उत्तर की ओर आए थे, लेकिन केवल गवाहियों से ही सबूत नहीं मिलता था। असली सबूत तो आनुवंशिकी से मिला। जब इन समुदायों में डीएनए परीक्षण पहुंचा तो शोधकर्ताओं को एक चौंकाने वाली बात पता चली। जिन परिवारों को यहूदी विरासत की कोई याद नहीं थी, उनमें कोहेन मॉडल हैप्लोटाइप के लिए सकारात्मक परीक्षण आया। यह वाई क्रोमोसोम मार्कर है जो इससे जुड़ा हुआ है। पुजारी, प्राचीन यहूदी पुरोहित वर्ग, एक ऐसा सूचक जिसे आनुवंशिक अध्ययनों ने लगभग 3 से 4 हजार वर्ष पहले तक खोजा है। जरा सोचिए, इसका क्या मतलब है? न्यू मैक्सिको के अल्बुकर्क में रहने वाला एक व्यक्ति, कैथोलिक, स्पेनिश उपनाम, उसका परिवार बचपन से ही हर रविवार को चर्च जाता आया है और उसके डीएनए से पता चलता है उसके पिता की सीधी वंशावली लेवांत के प्राचीन यहूदी पुजारियों से जुड़ी है। येल हिस्टोरिकल रिव्यू ने 2020 में इस शोध की समीक्षा करते हुए लिखा कि डीएनए ने इस बात की पुष्टि की है कि कन्वर्सो वंशज वास्तव में आज लैटिन अमेरिका और अमेरिकी दक्षिण पश्चिम में रहने वाले लोगों के पूर्वजों में शामिल हैं। और यह सिर्फ एक परिवार की बात नहीं है, 2 परिवारों की भी नहीं। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि न्यू मैक्सिको, दक्षिण टेक्सास और उत्तरी मैक्सिको के कुछ हिस्सों में लगभग 10 से 15% पुरुषों में वाई क्रोमोसोम मध्य पूर्वी मूल के हैं, न कि यूरोपीय मूल के। इन लोगों को पता नहीं था, उनके दादा दादी को पता नहीं था, उनके परदादा परदादी को पता नहीं था। यह रहस्य इतनी गहराई से दबा हुआ था कि यह केवल 2 स्थानों पर ही बचा रहा, छोटे छोटे अस्पष्ट पारिवारिक अनुष्ठानों में और उनके डीएनए में। अब चलिए वापस स्पेन चलते हैं, क्योंकि जब न्यू मैक्सिको के रेगिस्तानों में वंशजों की खोज की जा रही थी, तब आनुवंशिकी विदों को स्पेन की अपनी आबादी के भीतर कुछ और भी अधिक असहज करने वाली बात का पता चल रहा था। 2008 में शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन प्रकाशित किया, अमेरिकन जर्नल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। इस अध्ययन में स्पेन और पुर्तगाल के कस्बों और गांवों के पुरुषों के वाई क्रोमोसोम का परीक्षण किया गया। इसका उद्देश्य सीधा सा था, आधुनिक आइबेरियन प्रायद्वीप के आनुवंशिक वंश का मानचित्रण करना। उन्हें जो मिला उससे 500 वर्षों की स्पेनिश राष्ट्रीय पहचान को शर्मिंदगी हुई। आधुनिक स्पेनिश और पुर्तगाली पुरुषों में से लगभग 20% के वाई क्रोमोसोम में सेफर्डिक यहूदी वंश पाया जाता है और लगभग 11% में मूरिश, उत्तरी अफ्रीकी मुस्लिम वंश पाया जाता है। कुल मिलाकर आइबेरियन प्रायद्वीप के लगभग 1/3 पुरुष उन्हीं समूहों से संबंधित हैं जिन्हें ब्रिटिश राजशाही ने पूरी तरह से मिटा देने का दावा किया था। धर्म जांच का शासन 3.5 शताब्दियों तक चला। इसे चर्च, ये राज्य और सेना का समर्थन प्राप्त था। फिर भी यह उन लोगों के जीनोम को मिटा नहीं सका जिन पर इसने अत्याचार किया। क्यों? क्योंकि वाई क्रोमोसोम पिता से पुत्र में सीधे और बिना किसी बदलाव के स्थानांतरित होता है। इसलिए आज स्पेन के पुरुषों में दिखने वाले सेफर्डिक वंश का प्रतिशत लगभग उतना ही है जितना 1492 के ठीक बाद था। लाखों कन्वर्सो वहीं रह गए, ईसाई बनकर जीवन व्यतीत किया, बच्चे पैदा किए और उनके वंशज आज भी स्पेन में घूम रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं और उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि उनकी सीधी पैतृक वंशावली
उन्हीं परिवारों से जुड़ी है जिन्होंने उस बंदरगाह पर जहाजों में सवार होकर शरण ली थी। जब स्पेन ने अंततः इस इतिहास का सामना किया तो उसने कुछ उल्लेखनीय किया। 2015 में स्पेनिश सरकार ने 1492 में निष्कासित किए गए सेफर्डिक यहूदियों के सिद्ध वंशजों को नागरिकता प्रदान करने वाला एक कानून पारित किया। यह राष्ट्रीय क्षमा का एक औपचारिक कार्य था। प्रतिक्रिया जबरदस्त रही। 1,30,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। इजराइल से, तुर्की से, अर्जेंटीना से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। कुछ परिवार पीढ़ियों पुराने दस्तावेज लेकर आए, कुछ डीएनए परिणाम लेकर आए और कुछ और लेकर आए। एक ऐसी चीज जो उनके परिवारों में 5 शताब्दियों से चली आ रही थी, लोहे की चाबियां, उन घरों की जो अब मौजूद नहीं हैं। और यहां वह संख्या है जो इस पूरे परिदृश्य को स्पष्ट करती है। 2014 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, एक और गणना के अनुसार 1492 से अब तक की 20 पीढ़ियों और उस युग की जनसंख्या के आकार को देखते हुए दुनिया भर में रहने वाले अधिकांश यहूदी लोगों, न केवल सेफर्डिक, का स्पेन से निष्कासित यहूदियों से कम एक प्रत्यक्ष वंशावली संबंध होने की संभावना है। इस निष्कासन से एक पूरी जाति का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ, बल्कि इससे उनका डीएनए पूरी दुनिया में फैल गया। लेकिन स्पेन और न्यू मैक्सिको की कहानी तो इसका सिर्फ एक हिस्सा है, क्योंकि जब पश्चिम में ये खोजें हो रही थीं, तब पूर्व में सेफर्डिक जगत एक दूसरी विपत्ति का सामना कर चुका था। एक ऐसी विपत्ति जिसने लगभग वही काम पूरा कर दिया जो धर्म जांच आयोग ने शुरू किया था। 1492 के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सेफर्डिक शहर इजराइल में नहीं था, यह उत्तरी अफ्रीका में भी नहीं था, यह ग्रीस में था। एजियन सागर पर स्थित बंदरगाह शहर थिसालोनिकी दुनिया के सबसे बड़े सेफर्डिक यहूदी समुदाय का घर बन गया और 400 वर्षों तक और स्पेनिश निर्वासन के इन वंशजों ने उस शहर को एक असाधारण शहर में बदल दिया। 20वीं शताब्दी के आरंभ तक सेफर्डिक यहूदी ही थे। बहुमती सालोनिकी की जनसंख्या, बंदरगाह और बाजार की भाषा लाडिनो थी। 15वीं शताब्दी की स्पेनिश, जो ग्रेनाडा और सेविले से भूमध्य सागर के पार आई थी। शहर में 30 से अधिक आराधनालय थे। यहां लाडिनो भाषा के समाचार पत्र भी थे। यहां कवि, रब्बी, व्यापारी और चिकित्सक थे। ये सभी उन लोगों के वंशज थे जिन्होंने स्पेन में जहाजों पर सवार होकर कहीं और अपना पूरा जीवन पुनर्स्थापित किया था। लोग थिसालोनिकी को बाल्कन का यरूशलेम कहते थे। और फिर 20वीं सदी आ गई। 1917 में एक भीषण आग ने यहूदी बस्ती के अधिकांश हिस्से को नष्ट कर दिया। 1920 के दशक में यूनानी राष्ट्रवाद ने अल्पसंख्यक समुदायों को सार्वजनिक जीवन के हाशिए पर धकेलना शुरू कर दिया। और फिर 1941 में नाजियों ने ग्रीस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद जो कुछ हुआ वह आधुनिक युग में सांस्कृतिक विनाश के सबसे व्यापक कृत्यों में से एक है। मार्च और अगस्त 1943 के बीच एसएस ने 18 ट्रेनों में 45,000 से अधिक यहूदियों को थेसालोनिकी से सीधे ऑश्विट्ज़ बिरकेनो भेज दिया। वहां पहुंचते ही नाजियों ने उनमें से लगभग 34,000 को जहरीली गैस से तुरंत मार डाला। बाकी बचे लोगों से काम करवाते करवाते उनकी मृत्यु हो गई। विकिपीडिया पर थिसालोनिकी में यहूदियों के इतिहास के बारे में लिखा गया है कि समुदाय के 72,000 सदस्यों में से अधिकांश को शिविरों में मार डाला गया था। आज शहर में केवल लगभग 1200 यहूदी ही बचे हैं। लेकिन नाजियों ने सिर्फ लोगों को मारा ही नहीं, उन्होंने स्मृति को नष्ट कर दिया। थिसालोनिकी का प्राचीन यहूदी कब्रिस्तान, जो यूरोप के सबसे बड़े कब्रिस्तानों में से एक था और जिसमें स्पेन से निर्वासित पहली पीढ़ी के लोगों की कब्रें 1492 से मौजूद थीं, ध्वस्त कर दिया गया। कब्रों के पत्थरों को पीसकर चूर चूर कर दिया गया। इस चूर चूर का इस्तेमाल निर्माण सामग्री के रूप में किया गया। इससे सड़कें बनाई गईं, इससे इमारतें खड़ी की गईं। स्पेनिश इंक्विजिशन से बच निकले लोगों की कब्रें नाजी कब्जे वाले ग्रीस में सड़क निर्माण सामग्री के रूप में इस्तेमाल की गईं। 2 नरसंहार 500 साल के अंतराल पर
एक ही जन समुदाय। और फिर भी, और यही वह पहलू है जिसकी भविष्यवाणी विज्ञान नहीं कर सकता था, इस नरसंहार ने एक निशान छोड़ा, न केवल इतिहास में, न केवल स्मृति में, जीनोम में। जब किसी आबादी में हिंसक रूप से कमी आती है, जब हजारों लोगों का एक समुदाय एक ही वर्ष में कुछ 100 जीवित बचे लोगों तक सिमट जाता है, तो उन जीवित बचे लोगों के जीनोम में कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे वैज्ञानिक आनुवंशिक अड़चन कहते हैं। आनुवंशिक विविधता में भारी गिरावट आती है। कुछ दुर्लभ आनुवंशिक लक्षण एक जगह केंद्रित हो जाते हैं, और बचे हुए लोगों से जो आबादी फिर से बनती है, उसमें एक असामान्य रूप से विशिष्ट और असामान्य रूप से सुसंगत आनुवंशिक पहचान पाई जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो होलोकॉस्ट, चाहे वह कितना भी भयावह क्यों न रहा हो, उसने जीवित बचे सेफर्डिक आबादी की आनुवंशिक छाप को मिटा दिया। साफ अधिक आसानी से पता लगाया जा सकता है। मिटाया नहीं गया, बल्कि और स्पष्ट किया गया है। 2010 में न्यूयॉर्क के अल्बर्ट आइंस्टीन कॉलेज ऑफ मेडिसिन में आनुवंशिकीविद डॉक्टर हैरी ऑस्टर ने एक ऐसा अध्ययन प्रकाशित किया जो यहूदी आनुवंशिकी के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण अध्ययनों में से एक बन गया। इस अध्ययन को होमोइटी कहा गया। जीनोम युग में अब्राहम की संतानें, उनकी टीम ने 7 प्रमुख यहूदी प्रवासी समुदायों, ईरानी, इराकी, सीरियाई, इतालवी, तुर्की, ग्रीक और अश्केनाजी यहूदियों के व्यक्तियों से 1,60,000 आनुवंशिक मार्करों का विश्लेषण किया। परिणाम आश्चर्यजनक था। 3 बिल्कुल अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों से आने वाली यहूदी आबादी, जो महाद्वीपों और सदियों से अलग थीं, आनुवंशिक रूप से अधिक समान थीं एक दूसरे उन गैर यहूदी पड़ोसियों की तुलना में, और जिनके साथ वे पीढ़ियों से रहते आए थे। 2000 साल अलग अलग देशों में रहने के बावजूद, अलग अलग भाषाएं बोलने और अलग अलग भोजन खाने के बावजूद, उनका डीएनए अभी भी एक जैसा है। ऑस्टर ने यह बात सीधे तौर पर कही। यह अध्ययन एक साझा आनुवंशिक इतिहास से जुड़े यहूदी लोगों के विचार का समर्थन करता है। फिर भी यूरोपीय लोगों के साथ मिश्रण यह बताता है कि क्यों इतने सारे यहूदी अपने गैर यहूदी पड़ोसियों से मिलते जुलते दिखते हैं। अब यहां एक दार्शनिक मोड़ है जिस पर आपको कुछ देर विचार करना चाहिए। वही आनुवंशिक अलगाव जिसका हवाला इतिहास भर में उत्पीड़कों ने दिया और जिसका इस्तेमाल हिंसा को उचित ठहराने, यहूदियों को स्थायी रूप से अन्य करार देने के लिए किया गया। वही सटीक जैविक तंत्र भी है जिसने सहस्राब्दियों से इस वंश की आनुवंशिक अखंडता को संरक्षित रखा है। उत्पीड़न और अस्तित्व एक ही दोहरे चक्र में निहित हैं। एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन ऑस्ट्रर की खोज ने एक और भी गहरा सवाल खड़ा कर दिया। अगर यह आनुवंशिक सूत्र 2000 वर्षों के विस्थापन से बच गया, अगर यह धर्म न्याय, जबरन धर्म परिवर्तन और होलोकॉस्ट से बच गया, तो यह वास्तव में कहां है से आते हैं। इस कड़ी की शुरुआत में कौन लोग शामिल थे? और इसका जवाब प्राचीन मध्य पूर्व में कांस्य युग की कब्रों में खोजा गया। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है 2020 में पुरातत्वविदों और आनुवंशिकीविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने पत्रिका में एक महत्वपूर्ण अध्ययन प्रकाशित किया। कक्ष। उन्होंने इज़राइल और जॉर्डन के 5 पुरातात्विक स्थलों पर 1500 वर्षों से अधिक समय पहले दफनाए गए 73 व्यक्तियों की हड्डियों से डीएनए निकाला था। ये प्राचीन कनानी लोगों की कब्रें थीं। कांस्य युग की सभ्यता जो 3000 साल से भी पहले लेवांत में रहती थी। वही सभ्यता जिसे हिब्रू बाइबल प्रतिज्ञा की गई भूमि के मूल निवासी के रूप में वर्णित करती है। शोधकर्ताओं ने इस प्राचीन डीएनए की तुलना क्षेत्र भर की आधुनिक आबादी के जीनोम से की। निष्कर्ष प्रत्यक्ष थे। इज़राइल, लेबनान और जॉर्डन में आज की अधिकांश यहूदी और अरबी भाषी आबादी को अपनी वंशावली का आधे से अधिक हिस्सा इन प्राचीन कनानी लोगों से प्राप्त होता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डेविड रीच, जो प्राचीन डीएनए के दुनिया के अग्रणी विशेषज्ञों में से एक हैं, ने हारिच से बात करते हुए इसे इस प्रकार कहा। यह अध्ययन बताता है कि आज दुनिया भर में फैले कई यहूदी समूहों और कई अरब समूहों का हजारों साल पहले दुनिया के इस हिस्से से गहरा आनुवंशिक संबंध है। अध्ययन में पाया गया
कि कनानी लोग स्वयं भी प्राचीन आबादी का मिश्रण थे। प्रारंभिक नटुफियन शिकारी संग्रहकर्ता जो हजारों वर्षों से लेवांत में रह रहे थे, और बाद में काकेशस पर्वत और ईरानी पठार से आए प्रवासी। सेफर्डिक जीनोम वास्तव में पाषाण युग तक फैले प्रवासों का एक स्तरित संग्रह है। अब पूरी श्रृंखला को जोड़ें। कांस्य युग के कनानी लोग 3000 साल से भी अधिक समय पहले मिस्र और मेसोपोटामिया के बीच की भूमि में रहते थे। प्राचीन इजरायली लोग उसी जनसंख्या से उत्पन्न हुए। अंततः बेबीलोन की विजय और फिर रोमन विजय के कारण वे इजरायली तितर बितर हो गए और उनका एक ऐसा प्रवासी समुदाय बन गया जो प्राचीन विश्व में फैल गया। स्पेन में सेफर्डिक यहूदी समुदाय कम से कम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक बन चुके थे। उनके जीनोम में लेवेंटाइन मूल मौजूद था। उन्होंने इबेरिया में 1500 साल की सभ्यता का निर्माण किया। उन्हें 1492 में निष्कासित कर दिया गया और वे फिर से ऑटोमन साम्राज्य, उत्तरी अफ्रीका और अमेरिका में फैल गए। उनके वंशज होलोकॉस्ट, जबरन धर्म परिवर्तन और 5 शताब्दियों के आत्मसातकरण से बच गए, और आज उनका डीएनए 3000 साल पहले इजराइल और जॉर्डन में दफनाए गए कनानी लोगों की प्राचीन कब्रों से मेल खाता है। सन 1492 में ग्रेनाडा बंदरगाह पर जंग लगी लोहे की चाबियां पकड़े खड़े लोग एक ऐसे जीनोम को अपने साथ लिए हुए थे जो उन्हें एक मापने योग्य वैज्ञानिक तरीके से कांस्य युग की दुनिया से जोड़ता था, जिसने उनकी पूरी सभ्यता को जन्म दिया था। लेकिन एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब यह सारा विज्ञान अभी तक नहीं दे पाया है, और यह सबसे महत्वपूर्ण है। 2015 में जब स्पेन ने निष्कासित सेफर्डिक यहूदियों के वंशजों को नागरिकता प्रदान करने वाला कानून पारित किया, तब 1,30,000 आवेदन प्राप्त हुए थे। कुछ परिवार पुराने दस्तावेज लेकर आए थे। वंशावलियों का पता ऑटोमन काल के अभिलेखों, औपनिवेशिक अभिलेखागारों और पुर्तगाली चर्च रजिस्टरों के माध्यम से लगाया गया था। कुछ लोग उपभोक्ता वंश परीक्षण से प्राप्त डीएनए परिणाम लेकर आए थे, और कुछ तो सचमुच चाबियों के साथ ही आए थे। लोहे की वो चाबियां जो उनके पूर्वज 1492 में स्पेन से लेकर आए थे। ये चाबियां 500 से अधिक वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रही हैं। अब सोचिए कि वह क्या है। एक वस्तु, भारी और जंग लगी हुई, जो 23 पीढ़ियों से मानव हाथों से गुजरी है। थेसालोनिकी, इस्तांबुल, ब्यूनस आयर्स और तेल अवीव की गलियों से, होलोकॉस्ट से, ऑटोमन साम्राज्य के पतन से, 2 विश्व युद्धों से, हर चीज से। बस इंतजार कर रहा हूं। लेकिन इस कहानी के भीतर एक खामोश त्रासदी छिपी हुई है। उन 1,30,000 आवेदकों में से अधिकांश का सेफर्डिक समुदाय से कोई जीवित संबंध नहीं था। संस्कृतिन तो लाडिनो भाषा का ज्ञान है, न ही उन विशिष्ट प्रार्थनाओं, संगीत, व्यंजनों या धार्मिक परंपराओं का ज्ञान है जिन्होंने 5 शताब्दियों तक सेफर्डिक यहूदी पहचान को वह रूप दिया जो वह थी। स्पेन एक जीनोम को नागरिकता प्रदान कर रहा था, लेकिन जिस संस्कृति ने उस जीनोम को अर्थ दिया था वह लगभग लुप्त हो चुकी थी। लाडिनो भाषा जो 1492 में स्थिर हो गई थी, वह भाषा जिसने 15वीं शताब्दी की स्पेनिश भाषा को निर्वासितों की जुबान पर 500 वर्षों तक संजोए रखा, अब गंभीर रूप से लुप्त प्राय है। अनुमान के अनुसार इसके मूल वक्ताओं की संख्या लगभग 60,000 है, जिनमें से अधिकांश की आयु 60 वर्ष से अधिक है। थेसालोनिकी, जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा लाडिनो भाषी शहर था, में अब केवल मुट्ठी भर मूल वक्ता ही बचे हैं। जीनोम तो बच गया, भाषा विलुप्त हो रही है, और अभी तेल अवीव में कहीं मैं एक युवती भाषा संरक्षण संग्रह के लिए रिकॉर्डिंग डिवाइस में लाडिनो भाषा में बोल रही है। वह एक लोरी गा रही है जो उसकी दादी ने उसे सिखाई थी, स्पेनिश की एक ऐसी बोली में जो 1492 के बाद से स्पेन की धरती पर नहीं सुनी गई है। यह गीत 534 साल पुराना है, और इससे संबंधित लोग आज भी पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं। डीएनए आग से बच गया, चाबियां निर्वासन से बच गईं, लेकिन बचना वापसी के समान नहीं है। और यहां एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर आनुवंशिकी नहीं दे सकती, जिसका उत्तर इतिहास नहीं दे सकता, जिस पर धर्म अभी भी बहस कर रहा है। जब आपसे
वह सब कुछ छीन लिया गया हो जिसने आपको आप बनाया है, भाषा, भूमि, समुदाय, स्मृति, और केवल आपका शरीर ही शेष रह जाए, क्या आप अभी भी वही लोग हैं? वर्ण अपना जवाब कमेंट में लिखें। मैं सचमुच जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं। और अगर इस कहानी ने आपको प्रभावित किया हो या आश्चर्यचकित किया हो, तो इसे किसी एक व्यक्ति के साथ साझा करें, क्योंकि यह उस तरह का इतिहास है जिसे सुना जाना चाहिए। अगली बार अश्केनाजी डीएनए का विरोधाभास, एक ऐसी आबादी जो मध्ययुगीन यूरोप से उभरी, लेकिन जिसका जीनोम सीधे प्राचीन मध्य पूर्व की ओर इशारा करता है। एक ऐसा गंभीर आनुवंशिक अवरोध जिसके कारण वैज्ञानिकों का मानना है कि उनकी पूरी आबादी कभी 350 व्यक्तियों से भी कम रह गई थी। वे वास्तव में कहां से आए थे और उनका डीएनए उस इतिहास से मेल क्यों नहीं खाता जो हमें पढ़ाया गया है? वह कहानी जल्द ही आएगी।